हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी जो मेजर टेस्ट हुई है उसके मैथ्स के सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि चैप्टर कौन से थे। आपकी जो टेस्ट हुई है उसमें कौन से चैप्टर के आपने एग्जाम दिए। तो 11 के पोर्शन की बात करें तो 11th में जो चैप्टर्स थे वो है बाइनोमियल थियरम, स्टैटिस्टिक्स, सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके। उसके बाद ट्वेल्थ में से कौन से चैप्टर थे? फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इतने चैप्टर्स में से क्वेश्चन आए थे। आई होप कि आपकी ये जो टेस्ट हुई है आपने अच्छे से सारे पूरी टेस्ट सारे क्वेश्चन को अटेंड किया होगा। एंड हाँ, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई होगी, कुछ के आंसर ना आए हो, कुछ का सॉल्यूशन आप ना कर पाए हो। तो उसी लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि जिससे आपको पता चल सके कि जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा उसका सॉल्यूशन क्या है। तो ध्यान से आपको वीडियो देखना है। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उसका पूरा सॉल्यूशन अच्छे से आपको इस वीडियो में पता चलेगा। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिए सॉल्यूशन को। हम सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 61। देखो ध्यान से क्वेश्चन को समझना है एंड क्या करना है उसके बारे में सोचना है। तो क्वेश्चन में गिवन है एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट 8 f of x प्लस 6 टाइम एफ ऑफ 1/x माइनस एक्स इक्वल टू 5। ऐसा कुछ आपको एक रिलेशन दे रखा है ना। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स है। देन डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 1 इज। आपको फाइंड करनी है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 1। अभी आपको अगर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो आपको यहाँ पे देखो क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स गिवन है। तो बात को समझो, आपको क्या करना होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो चलिए जल्दी से इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स। हम करने वाले हैं इसका डिफ्रेंशिएशन। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एफ ऑफ एक्स को एज इट इज लिखना है। उसके बाद एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखो एंड एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डेस ऑफ एक्स। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 1 पे। सो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 1 मतलब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 1 पुट करो तो ये हो जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 और ये हो जाएगा एफ डेस ऑफ 1। ठीक है। उसके बाद देखो अभी आपको ये वैल्यू चाहिए, मतलब यहाँ पे आपको वैल्यू चाहिए एफ ऑफ 1 की एंड एफ डेस ऑफ 1 की, दोनों की वैल्यू फाइंड करनी होगी। यहाँ पे पुट करके आपका आंसर मिलेगा। अब आपको ये सोचना है कि एफ ऑफ 1 हम कैसे फाइंड करें। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन में एक रिलेशन दे रखा है ना। तो ये रिलेशन आपकी हेल्प करेगा एफ ऑफ 1 एंड एफ डेस ऑफ 1 दोनों को फाइंड करने के लिए। तो बहुत ही आसानी से आप ये चीज़ समझ जाओगे कि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो हमें एफ ऑफ 1 की वैल्यू मिल जाएगी। सो हियर 8 f of x plus 6 time f of 1 by x minus x equal to 5. Put x equal to 1, therefore 8 f of 1 plus 6 f of 1 by 1 यानी 1 minus x की वैल्यू 1 equal to 5। ये हो जाएगा 14 f of 1 माइनस 1 को सामने ले जाओ तो ये हो जाएगा 6। therefore f of 1 किसके बराबर? 3/7 के बराबर। ठीक है। उसके बाद हम फाइंड करने वाले हैं एफ डेस ऑफ 1। एफ डेस ऑफ 1 फाइंड करने के लिए आपको चाहिए एफ का डेरिवेटिव। तो आप क्या करोगे, ये जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है ना उसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम करने वाले हैं। ठीक है। तो 8 एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डेस ऑफ एक्स, 6 एफ ऑफ 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव एफ डेस ऑफ 1 बाई एक्स एंड चेन रूल 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को इनटू में लिखना है। माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 एंड 5 का डेरिवेटिव 0। यहाँ पे आप x इक्वल टू 1 पुट करो तो एफ डेस ऑफ 1 की वैल्यू आपको मिलेगी। 8 एफ डेस ऑफ x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 1, एफ डेस ऑफ 1 अपॉन 1 यानी 1 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा -1। देयरफॉर ओके यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा तो 8 माइनस 6 यानी ट्वाइस एफ डेस ऑफ 1, -1 को सामने ले जाओ इक्वल टू 1। देयरफॉर एफ डेस ऑफ 1 इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ठीक है। तो अब हमारे पास एफ ऑफ 1 एंड एफ डेस ऑफ 1 दोनों की वैल्यू आ चुकी है। देयरफॉर 2 टाइम एफ ऑफ 1 की वैल्यू आई है 3/7 प्लस एफ डेस ऑफ 1 की वैल्यू आई हमारे पास 1/2। 3 2 6 यानी 6/7 प्लस 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 12
प्लस ये 7/14, 12 + 7 कितना होता है 19, तो आंसर आ रहा है 19/14। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 62 पे चलते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ x⁵ इन दिस एक्सप्रेशन इज, एक्सप्रेशन गिवन है 1 - x होल क्यूब। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी देखो 1 - x होल क्यूब जो है ना, उसका जो एक्सपांसन है उसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, एक्सपांसन में हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी। तो देखो क्यूब है, x⁵ 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी 3। मतलब पूरे एक्सपांसन में आपको x⁵ वाली कोई टर्म दिखने ही नहीं वाली, और आपको चाहिए x⁵ का कोएफिशिएंट। तो बात को समझो, नो टर्म्स कंटेनिंग x⁵। यहाँ पे हमें x⁵ को कंटेन करने वाली कोई टर्म नहीं मिलने वाली, तो उसका मतलब है कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, x⁵ का कोएफिशिएंट 0, 0 समझना होगा, है ना। सो x⁵ का कोएफिशिएंट हो जाएगा 0, एंड किसी भी ऑप्शन में 0 नहीं, तो आपको यहाँ पे टिक करना होगा ऑप्शन डी को, नन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63। The median of a set of 7 distinct observation is 10.5. If each of the last 3 observations of the set is increased by 3, then the median of the new set। देखो 10th के बेस पे क्वेश्चन है ना। अभी देखो यहाँ पे मीडियन की बात हो रही है, 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन है, x1, x2, x3, x4, x5, x6 एंड x7, ये 7 ऑब्जर्वेशन है। देखो आपको ये समझना है कि ये सारे ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में, ये आपको मान लेना है। इनका मीडियन कितना है, मीडियन है 10.5। मीडियन यानी जो सेंटर में, एग्जैक्टली सेंटर में x4 है, तो x4 है हमारा मीडियन, जिसकी वैल्यू कितनी है 10.5। अगर सेंटर में 2 ऑब्जर्वेशन एक साथ है, तो दोनों के एवरेज मीडियन है, वो तो आपको पता ही है। अभी देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि लास्ट में जो 3 ऑब्जर्वेशन है ना, वो इंक्रीज कर दो बाई 3, यानी कि लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन, यानी इन 3 ऑब्जर्वेशन में 3 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा x5 + 3, x6 + 3, x7 + 3। लेकिन उससे मीडियन में क्या फर्क होगा, मतलब ये जो नया सेट बन रहा है वो हो जाएगा x1, x2, x3 एंड x4, एंड उसके बाद जो होने वाला है वो है x5 + 3, x6 + 3 एंड x7 + 3। तो फिर भी मीडियन तो वही रहेगा, मीडियन तो x4 ही रहेगा ना, मतलब जो न्यू सेट बन रहा है उसके मीडियन में कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है ना, क्योंकि x4 में कोई चेंज नहीं हो रहा। मतलब करेक्ट आंसर इज रिमेन द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सेट। बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन 64, इफ ए बी सी आर इन जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, ए बी एंड सी की। यहाँ पे ए बी एंड सी आर इन जीपी, तो आप क्या लिख सकते हो, आपके पास एक रिलेशन है कि मिड टर्म का स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई, ए सी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। एंड सेकेंड एक चीज और आपके पास हो जाएगी कि ये जो ए है फर्स्ट टर्म वो तो ए के बराबर, लेकिन सेकेंड टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन डिफरेंस आर, सी की वैल्यू हो जाएंगे ए आर स्क्वायर के बराबर। तो इतनी चीजें आपके पास है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन एक्सप्रेशन इज b - a अपॉन b - c प्लस b + a अपॉन b + c। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा b² + bc, माइनस ए से दोनों को मल्टीप्लाई, -ab - ac, इन दोनों को मल्टीप्लाई, b से करो दोनों को, तो ये हो जाएगा b² + ab। अब -c से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो -bc - ac होल अपॉन ये हो जाएगा b² - c²। देखो यहाँ पे कैंसलेशन होगा, प्लस bc माइनस bc, -ab + ab। सो वी हैव b² + b² इक्वल टू 2b², -ac - ac हो जाएगा -2ac, अपॉन में है b² - c²। अभी आप क्या करोगे, तो देखो हमारे पास ये सारी चीजें गिवन है ना, तो एक काम करो b² इक्वल टू ac यहाँ पे पुट करो, तो ये पूरा न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू हमने यहाँ पे अप्लाई की, मतलब आंसर आ जाएगा 0। द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज 0। एकदम इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65।
let P and Q be 3/3 matrices with P not equal to Q. If P cube equal to Q cube and P square Q equal to Q square P, then what is the value of this determinant? डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहाँ पे गिवन क्या है? सबसे पहले पी एन क्यू 3/3 मैट्रिसेस है, दोनों इक्वल नहीं है। पी क्यूब इक्वल टू क्यू क्यूब एंड पी स्क्वायर क्यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर पी। देखना, ध्यान से बात को समझना। इन दोनों पे कुछ तो आपको करना होगा, कुछ ऐसा सिंप्लीफाई करो कि जिससे आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तक पहुंचने के लिए कुछ रास्ता मिले। तो क्या करोगे आप? पी क्यूब इक्वल टू क्यू क्यूब एंड पी स्क्वायर क्यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर पी। एक काम करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे p कॉमन, पी स्क्वायर कॉमन, p माइनस क्यू, यहाँ पे क्यू स्क्वायर कॉमन, तो ये q माइनस पी। ये राइट साइड वाली टर्म को लेफ्ट साइड ले आओ, तो पी स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू। ये जो टर्म है वो लेफ्ट साइड में आएगी तो नेगेटिव साइन होगा, और नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर डाल दो, तो इसे हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। पी माइनस क्यू एंड सेकेंड ब्रैकेट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखो तो हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ चुका है, लेकिन हमें चाहिए उसका डिटर्मिनेंट। वी वांट द डिटर्मिनेंट। उसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों साइड डिटर्मिनेंट दे दो। डिटर्मिनेंट ऑफ पी माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स। ये जीरो मैट्रिक्स है, ये जीरो नहीं है एक्चुअली, ये जीरो मैट्रिक्स है। ओके तो डिटर्मिनेंट को आप क्या सेपरेट कर सकते हो? यस, आपके पास रिजल्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट को सेपरेट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ पी माइनस क्यू इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होता है। अभी मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो इन दोनों में से कोई एक जीरो है या दोनों जीरो है, लेकिन p माइनस क्यू की बात करनी होगी। हमें चाहिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का डिटर्मिनेंट। तो देखो p इज नॉट इक्वल टू q, मतलब p माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? अगर जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो नॉन जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप बोलोगे कि सर नॉन जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो कुछ भी हो सकता है, नॉन जीरो जीरो कुछ भी हो सकता है। ओके तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है एक्चुअली। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में ना एक चीज गिवन होनी चाहिए थी, यहाँ पे एग्जैक्टली आपको ये चीज गिवन होनी चाहिए थी कि p माइनस क्यू का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। ये चीज यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए थी, जो यहाँ पे गिवन नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अब आप बात को समझो कि अगर आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए तो आपको यहाँ पे मान ही लेना होगा कि ये p माइनस क्यू का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। मतलब अब आपको आप ये जो p माइनस क्यू का डिटर्मिनेंट है उसे आप नॉन जीरो मानोगे तभी इसकी वैल्यू मिलेगी, तभी आप आंसर तक पहुंच पाओगे। ऐसा कुछ आपको लॉजिक अप्लाई करना ही होगा। एक्चुअली दिस इज रॉन्ग, बट आंसर चाहिए तो कुछ ऐसा ही सोचना होगा। बाकी क्वेश्चन में थोड़ा मेंशन करना था इन्हें, कोई बात नहीं। चलिए तो आंसर क्या है? जीरो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज जीरो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है ना। चलो तो हिंट गिवन है x क्यूब का कोएफिशिएंट जीरो है ना। कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज जीरो, तो x क्यूब का कोएफिशिएंट सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा। सो गिवन एक्सप्रेशन इज 1 प्लस ए एक्स प्लस 17x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x होल रेज टू 18। 1 प्लस ए एक्स प्लस 17x स्क्वायर। अभी देखो आपको चाहिए x क्यूब का कोएफिशिएंट, मतलब हमें यहाँ पे एक्सपांसन करना होगा, लेकिन एक्सपांसन पूरे एक्सपांसन की जरूर नहीं है। टोटल यहाँ पे 19 टर्म्स है, लेकिन हमें कौन से टर्म चाहिए जो मैं एक्स क्यूब बना के दे। तो एक्स क्यूब तक ही जाओ, एक्स क्यूब से हाईएस्ट पावर पे मत जाना, पावर 4 पावर 5 पे मत जाना। तो यहाँ पे एक्सपांसन होगा फर्स्ट टर्म a1 माइनस सेकेंड टर्म 18c1 इंटू 2x रेज टू 1 प्लस 18c2 2x का स्क्वायर माइनस 18c3 2x का क्यूब। बस यहाँ पे रुक जाओ, क्यों? क्योंकि हमें एक्स क्यूब तक ही जाना है।
अभी दोनों में कौन से टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर एक्स क्यूब बनेगा? 1 को कौन से टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक्स क्यूब मिल सकता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करना होगा इसे, है ना। तो ये है -18c3 इंटू 2x का क्यूब। अब आपको x वाले टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? एक्स स्क्वायर वाले से, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो a को बाहर निकालो, ये 18c2 इंटू एक्स इंटू 2x स्क्वायर, एंड लास्ट में ये जो 17x² वाली टर्म है उसे आपको x वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस। ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 18c1 इंटू 17x² इंटू 2x। आपको सिर्फ चाहिए कोएफिशिएंट, है ना, और एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट किसके बराबर है? 0 के बराबर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। चलो एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट की बात करना अब, तो ये एक्स वाली सारी टर्म्स को यहाँ से रिमूव करो, तो ये हो जाएगा -18c3 इंटू 2 का क्यूब यानी 8, ये हो जाएगा a इंटू 18c2, वो 18c1 के बराबर होता है, कोई बात नहीं बाद में लिखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 18c1 यानी वो 18 के बराबर हो जाएगा, 17 2 34। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, -18c3 को लिखते हैं 18 17 16 बाई 3 इंटू 2, और यहाँ पे 8, यहाँ पे a इंटू 18c2 को लिखते हैं 18 17 बाई 2 इंटू में 4, और यहाँ पे 18 इंटू 34 को ऐसे ही रहने दो। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो ध्यान से 18 कट हो जाएगा पूरे एक्सप्रेशन में से, 17 भी, 17 2 फिर 2 4 8 और 2 8 16, उसके बाद कुछ है क्या? 2 2 4। चलो देयरफॉर -64/3, यहाँ पे ट्वाइस ए -2। ओके, ये 2 भी कट हो जाता, 2 के बारे में नहीं सोचा, कोई बात नहीं भाई। चलो 2 से डिवाइड कर दो, एंड इन दोनों टर्म को राइट साइड में ले आओ। देयरफॉर a इक्वल टू 2 से डिवाइड किया है हमने, तो ये हो जाएगा प्लस में 32/3, एंड ये हो जाएगा +1, सो a इक्वल टू 35/3। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 67, a b c are in gp and here some relation is given between a b and c, then what is x y z are in which progression? ap gp hp, है ना। चलिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ए बी सी आर इन जीपी, सो वी कैन राइट बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, एंड a raised to 1 by x equal to b raised to 1 by y equal to c raised to 1 by z. This is given. Let us assume this is equal to k. Therefore we can write a equal to a raised to 1 by x k के बराबर, यानी a equal to k raised to x, b equal to k raised to y and c equal to k raised to z। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी में। b की वैल्यू k रेज टू y का स्क्वायर, a की वैल्यू k रेज टू x, c है k रेज टू z, देयरफॉर k रेज टू 2y इक्वल टू k रेज टू x प्लस z। बेस सेम है तो भाई पावर भी सेम, सो वी कैन से एक्स वाई जेड आर इन, एक्स वाई जेड आर इन, ये रिलेशन का मतलब एक्स वाई जेड कौन सी प्रोग्रेशन में? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी में, बहुत इजी सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, एफ बी अ पोलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री। ठीक है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ -1, ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड आर इन एपी, सो एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ बी एंड एफ डैश ऑफ सी आर इन विच प्रोग्रेशन। ठीक है, सो यहाँ पे एक तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ -1, ए बी सी आर इन एपी, देयरफॉर वी कैन राइट 2b इक्वल टू a प्लस सी। चलो अभी यहाँ पे आ जाओ, f is a polynomial of second degree, therefore we can write f of x, let us suppose f of x 2 डिग्री पोलिनोमियल, लेकिन देखो नॉर्मली 2 डिग्री पोलिनोमियल आपके लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, लेकिन यहाँ पे हम लिखने वाले px स्क्वायर
प्लस क्यू एक्स प्लस आर। आप बोलोगे कि सर हमें तो एबीसी की आदत है, लेकिन एबीसी यहाँ पे कुछ और नजरिए से है। एबीसी चीज ही अलग है, एबीसी एक्स के डोमेन की वैल्यू से है ना। तो पी क्यू आर लिख दो, कोई अलग नाम दे दो, एम एन पी ले लो। चलो भाई, अभी 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 एफ ऑफ वन इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन पे आओ। एफ ऑफ वन किसके बराबर हो जाएगा? एफ ऑफ वन, यहाँ पे वन पुट करो तो एफ ऑफ वन हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर के बराबर। एफ ऑफ माइनस वन, एक्स की जगह पे माइनस वन रख के ये आपको लिखना है, तो ये हो जाएगा पी माइनस क्यू प्लस आर, है ना। तो आर कट, पी कट, माइनस क्यू को इस साइड ले आओ, देयरफॉर टू क्यू इक्वल टू जीरो, देयरफॉर क्यू इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के बराबर। ओके, सो द पोलिनोमियल विल बी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, क्यू की वैल्यू जीरो के बराबर होनी चाहिए, पी एक्स स्क्वायर प्लस आर। अभी हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे ही देखना है, पी एक्स स्क्वायर प्लस आर। अभी देखना, एफ डेस ऑफ ए, एफ डेस ऑफ बी एंड एफ डेस ऑफ सी की बातें हो रही है कि वो तीनों कौन सी प्रोग्रेशन में, तो फाइंड करो एफ का डेरिवेटिव। देयरफॉर एफ डेस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2px एंड आर का डेरिवेटिव जीरो। एक्स की वैल्यू पुट करो ए बी सी, देयरफॉर एफ डेस ऑफ ए, एफ डेस ऑफ बी एंड एफ डेस ऑफ सी। एक्स को रिप्लेस करो ए से, बी से, सी से, 2pa, 2pb एंड 2pc। ये तीनों कौन सी प्रोग्रेशन में है? एबीसी के बारे में कुछ गिवन है भाई, एबीसी है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। ओके, तो यहाँ पे 2pb ट्वाइस p से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2pb। यहाँ पे ट्वाइस p से मल्टीप्लाई करोगे तो 2p है, यहाँ पे 2pc। सो ये हमारे लिए ट्वाइस pb यानी एफ डेस ऑफ बी, ट्वाइस p है यानी एफ डेस ऑफ ए, ट्वाइस pc यानी एफ डेस ऑफ सी। सो वी कैन से एफ डेस ऑफ ए, एफ डेस ऑफ बी एंड एफ डेस ऑफ सी आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। बीच वाले का डबल इक्वल टू साइड वालों का सम। अगर ये चीज आपके पास आ रही है तो उसका मतलब वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, the function defined by the given expression is continuous from right। ठीक है, continuous from right at the point x equal to 2, then k is equal to, देखो x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है फंक्शन, लेकिन x इक्वल टू 2 के राइट साइड से, लेफ्ट साइड की बात ही नहीं करनी है। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला था उसमें क्वेश्चन में एक मिस्टेक थी, एंड वो मिस्टेक यहाँ पे इनवर्स नहीं लिखा था। यहाँ पे इनवर्स लिखना होगा तभी आपके पास ये चारों में से कोई एक आंसर आ पाएगा। ठीक है, तो थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, अब क्या ही हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन को तो समझ लो। चलो, सो क्या करेंगे, ओके, कंटिन्यूस है फ्रॉम एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 2 एंड 2 के राइट साइड, देयरफॉर वी कैन राइट द लिमिट वैल्यू, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, 2 पे जो राइट हैंड लिमिट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 राइट, एफ ऑफ एक्स वो एफ ऑफ 2 के बराबर हो जाएगी। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 राइट, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको कौन सी पुट करनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू 1/2 माइनस एक्स का इनवर्स, एंड एफ ऑफ 2 हो जाएगा के बराबर। चलो भाई, अभी लिमिट यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 1/0 हो जाएगा। एक मिनट, ओके, एक्स टेंस टू 2 राइट है, यानी एक्स 2 से बड़ा नंबर है, 2 से थोड़ा नजदीक वाला, तो 2 से बड़ा नंबर यानी आप 2.1 और थोड़ा नजदीक आओ, 2.01, 2.001, ऐसा कुछ दिमाग में रख के थोड़ा सोच लो कि ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू 1/2 माइनस एक्स। ठीक है, तो x को हम मान लेते हैं x इक्वल टू 2.01, और देखते हैं ये एक्सप्रेशन कहाँ पे जा रहा है। तो ई रेस टू 1/2 माइनस 2.01, ई रेस टू 1/-0.01। अभी डिनोमिनेटर जीरो के बहुत पास है, एक्चुअली ये 0.0001, मतलब ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी, सो ये जीरो हो जाएगा, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी जीरो, तो ये जो है वो जीरो हो जाएगा। आई होप कि आप समझ जाओगे। देयरफॉर ये 2 का स्क्वायर यानी 4 जो के बराबर है, दिस इज अवर आंसर।
के इक्वल टू 4। ओके देखो, इनवर्स 4 का इनवर्स 1/4। बच गए भाई, बच गए। ये इनवर्स पहले तो क्वेश्चन पेपर वालों ने लिखना भूल गए थे और अब मैं भी भूल गया। होता है भाई गलती हो जाती है। नेक्स्ट, द टेस्ट मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स फॉर अ क्लास आर। अरे भाई इतने सारे मार्क्स, इतने सारे बच्चे। द मीडियन स्कोर ऑफ द क्लास, क्लास 10th का क्वेश्चन। मीडियन, चलो असेंडिंग ऑर्डर, व्हाट इज द असेंडिंग ऑर्डर। चलो भाई सबसे बोरिंग काम ये है। ओके तो सबसे छोटी वैल्यू 18 दिख रही है और वो भी 1 and 2 टाइम। चलो उसके बाद 18 से बड़ी वैल्यू 19, 20। 20 एक ही बार है, उसके बाद 21 जो कितनी बार है, एक ही बार। 22 नहीं है, 3, 4, 24 दिखाई दे रहा है। 25, 6, 26, 27 कितनी बार है भाई, एक बार। एक मिनट, 26 था, बच गए। उसके बाद 28 नहीं है, 29। उसके बाद 30, 31 कितनी बार है, एक बार। 32, 33, 36 ही है डायरेक्ट, 36, 38। एक मिनट, 35 भी है। 35, 36, 38। उसके बाद 41, 42, 44। ध्यान से भाई, ध्यान से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सारे आ चुके हैं। 15 हियर, n इक्वल टू 15। 15 इज इवन नंबर, देयरफॉर मीडियन मतलब सेंटर में कौन है, तो 15 प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। ओ सॉरी, 15 प्लस 1, ये इसकी फॉर्मूला है। 8 ऑब्जर्वेशन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। This observation is 8 observation and this is our median. वैसे तो क्वेश्चन इजी ही था, बस ध्यान से करना था, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी थी। क्वेश्चन 71, f is a function defined by f of x equal to by this way, then f is 1, 1 on 2। 1, 1 and on 2 की बातें हो रही है। 1, 1 and on 2। Here f of x is modulus x minus 1 upon modulus x plus 1। चलो अब क्या करोगे आप, मॉड्यूलस को रिमूव कर दो। यहाँ पे केसेस क्रिएट हो गए। मान लो x वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है एंड यहाँ पे x लेस देन 0। x पॉजिटिव यानी मॉड्यूलस को ओपन करोगे प्लस के साइन के साथ, x माइनस 1/x+1। x नेगेटिव यानी मॉड्यूलस ओपन होगा माइनस की साइन के साथ। थोड़ा 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 इसे सिंप्लीफाई कर दो, नेगेटिव की साइन कम कर दो। x माइनस 1/x+1 when x greater or equal to 0 and value of f is माइनस से उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा x+1/x-1 when x is लेस देन 0। अभी क्या 1, 1 हो पाएगा क्या, 1, 1। नॉर्मली देखो, आपने एक बात सीखी है फंक्शंस के बारे में, f of x इक्वल टू ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी, where f is defined from R to R, then this function is 1, 1। ओके, ऑलवेज 1, 1 एंड ऑन टू में आपको x के कोएफिशिएंट है ना, उसका डिवीजन, यानी न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट है, डिनोमिनेटर में c, यानी a/c को निकालना होगा। ठीक है, उसका जो कोडोमेन है, फंक्शन f के कोडोमेन में से a/c को निकालो तो ये ऑन टू हो जाएगा, है ना। अभी देखो यहाँ पे दो टुकड़ों में, यानी थोड़ा सोचो, सिर्फ इसकी बातें हो रही है तो ये 1, 1 है, सिर्फ नीचे वाले की बातें हो रही है तो भी ये 1, 1 है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पूरे फंक्शन की। थोड़ी वैल्यूज बाय ऑब्जर्वेशन। चलो x की वैल्यू 1 पुट करो, f ऑफ 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 0। f की वैल्यू नीचे -1 पुट करो
तो -1 + 1 0, देखो 1 1 नहीं है भाई, नॉट 1 1। उसके बाद ऑन टू में देखो यहाँ पे आपको आंसर में x का कोएफिशिएंट है 1, 1/1, यानी आपको यहाँ पे 1/1 यानी 1 नहीं मिलने वाला, ठीक है। x - 1 by x + 1 नेवर इक्वल टू 1, एंड यहाँ पे सिमिलरली x + 1 by x - 1 विच इज नेवर इक्वल टू 1, यानी रेंज में 1 नहीं है, लेकिन कोडोमेन में तो 1 है। ऑन टू का मतलब फंक्शन की रेंज कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। कोडोमेन्स के सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी डोमेन के एलिमेंट की इमेज होने चाहिए, लेकिन 1 के पास कोई प्री इमेज ही नहीं है, ठीक है। सो f की जो रेंज है, रेंज ऑफ f, वो है r - 1 के बराबर। मतलब f की रेंज में 1 नहीं है, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू f, रेंज ऑफ f। So given function is neither 1 1 and nor onto. Next. Question 72, f of x is given. Find the value of f of 7. 7 पुट कर दो x की जगह पे, f of 7 इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 7 प्लस साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 7/14 1/2 के बराबर। चलो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये चीज सॉल्व हो जाएगी। दिक्कत है साइन इनवर्स ऑफ साइन 7। अभी 7 वो कौन से इंटरवल में है, कौन से इंटरवल में, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, यहाँ पे -π/2। जब साइन इनवर्स की बात हो रही है तब यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे जो वैल्यू है, वो साइन इनवर्स के डोमेन में होनी चाहिए। माइनस साइन इनवर्स का डोमेन, साइन इनवर्स का डोमेन क्लोज इंटरवल -π/2 to +π/2, and obviously 7 does not belongs to this domain। तो 7 कौन से डोमेन में है भाई, 7 को हम लिख सकते हैं 7π/π, नीचे पाई की वैल्यू पुट करो 22/7, तो ये हो जाएगा 49π/2। ब्रेक करो, 22 का डबल 44, यानी 2π + 5π/22, यानी 7 वो 2π से बड़ा है, और 2π के बाद जो क्वाड्रेंट है उसमें, एंड 2π के बाद जो क्वाड्रेंट है वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ कहीं पे है हमारा 7 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड 2π से बड़ा है, मतलब 3π/2 2π, एंड यहाँ पे 5π/2, मतलब 7 3π/2 से 5π/2 के बीच में है। 7 lies in the interval 3π/2 to 5π/2। होना चाहिए था -π/2 से +π/2 के बीच में। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें ये जो इंटरवल है उसे रिड्यूस करना है, उसे कन्वर्ट करना है -π/2 से +π/2 के रेंज में। 7 2π से बड़ा है, तो 2π को माइनस करो पूरे इंटरवल में से, यहाँ पे जो आता है उसे माइनस कर देना होता है। 7 - 2π बिलोंग्स टू 3π/2 - 2π है भाई, एंड यहाँ पे 5π/2 - 2π, देयरफॉर 7 - 2π बिलोंग्स टू हो जाएगा -π/2 to +π/2। तो यहाँ पे होना चाहिए था साइन 7 की जगह पे होना चाहिए 7 - 2π, क्योंकि 7 - 2π साइन इनवर्स के डोमेन में, सॉरी रेंज में है। तो देखना भाई, देखना, हियर वी आर राइटिंग साइन इनवर्स ऑफ साइन 7 की जगह पे लिखते हैं 7 - 2π। ऊपर जाओ, रिवर्स प्रोसेस। अभी यहाँ पे क्वाड्रेंट देख के चेक करो कि यहाँ से ऊपर जाने पर ये चीज आ रही है क्या, साइन इनवर्स ऑफ, माइनस कॉमन निकाल दो, तो ये हो जाएगा -sin ऑफ 2π - 7। अभी 2π - 7 यानी कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, 2π प्लस ऊपर 2π माइनस नीचे। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यस। एंड ये साइन 2π - 7 साइन 7 के बराबर। चीजें एडजस्ट हो चुकी है,
चीज़ें एडजस्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 के बराबर। अब ये साइन इनवर्स एंड साइन को रिमूव कर सकते हो आप। यहाँ पे हो जाएगा 7 - 2 पाई, क्योंकि 7 - 2 पाई साइन इनवर्स के रेंज में है, सॉरी डोमेन में है। मैं कुछ कभी कभी उल्टा बोल देता हूँ। साइन इनवर्स के, सॉरी रेंज ही बोलना था ना, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, साइन इनवर्स की रेंज में। चलो भाई, तो ये हो जाएगा 15 - 4 पाई/2, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। इफ these थ्री टर्म्स आर इन एपी देन एक्स इक्वल टू। एपी में तो क्या लिखने वाले हो आप, आपको पता होना चाहिए। अगर ए बी एंड सी, इफ ए बी एंड सी आर इन एपी देन वी कैन राइट 2b equal to a plus c. Therefore twice log 2 raised to x minus 1 equal to log 2 plus log 2 raised to x plus 3. Now we will simplify, 2 को ले जाओ पावर में, 2 रेज टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, लॉग के बीच में प्लस यानी लॉग के अंदर मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 रेज टू एक्स प्लस 3. Log is 1 function, therefore we can remove this log from both the sides. 2 raised to x minus 1 whole square equal to 2 into 2 raised to x plus 3. Now we simplify this. 2 raised to x को t मान लो, therefore t minus 1 whole square equal to 2 into t plus 3. Therefore this will be t square minus 2t plus 1 equal to 2t plus 6. So this is t square minus 4t minus 5. Now what will be the factors? 5 ones are 5, t minus 5 and t plus 1. Therefore t equal to 5 or t equal to minus 1. But what is t? We assumed t equal to 2 raised to x. 2 raised to x equal to 5 or 2 raised to x equal to minus 1. So ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आंसर नेगेटिव में, भाई नॉट पॉसिबल यार। 2 रेज टू एक्स इक्वल टू 5, देयरफॉर एक्स इक्वल टू, अगर आपको पावर की वैल्यू चाहिए तो सामने वाले को देना है लॉग यानी log 5, एंड उसका बेस क्या है, जो एक्स का बेस था, यहाँ पे एक्स का बेस था 2 तो log का बेस 2, आ गया आंसर। log 5 to the base 2, this is the value of x. Next, question number 74. B is 3/3 matrix such that B square equal to 0 matrix. Then this will be what? चलो भाई, B 3/3 है. We have to find the value of this expression. So we have to expand this. I plus B raised to 50 का expansion. 50 C0 यानी 1, I raised to 50 plus 50 C1 I square, sorry, I raised to 49 into B, 50 C2 I raised to 48 into B square. बस भाई, बस बस, ये तो चलता जाएगा, चलता ही जाएगा। कहाँ तक? 51 टर्म्स। अभी बात को समझना भाई। बी स्क्वायर अगर ओ के बराबर है तो इसका मतलब है बी क्यूब, बी रेज टू 4, बी रेज टू 5, ये सारे बी रेज टू 51, सॉरी 50 तक सारे के सारे जीरो मैट्रिक्स है। ऑब्वियसली आई रेज टू 50, आई के बराबर 50 C1 यानी 50 इंटू बी। अभी इसके आगे जितने भी टर्म्स है वो सभी 0 0 0 होते जाएंगे। बी स्क्वायर, बी क्यूब, ये सभी 0 है ना, और यहाँ पे लास्ट में माइनस 50 बी, ये दोनों निकल जाएंगे। पावर में कुछ है क्या? नहीं है। आई इज द आंसर। अरे यार, क्वेश्चन में
कुछ करेक्शन करना होगा, ये ब्रैकेट नहीं डिटर्मिनेंट होना चाहिए। डिटर्मिनेंट में न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है ना, ठीक है। क्या यार, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आई का डिटर्मिनेंट 1, इसकी वैल्यू आई के बराबर, आई का डिटर्मिनेंट 1। चलो नेक्स्ट, M is a 3 by 3 matrix satisfying this and this. Then the sum of the diagonal entries of M. क्या करोगे अब? चलो, let M को मान लो, M को सपोज करो A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। डायगोनल्स वैल्यूज का सम चाहिए ना, तो आपको चाहिए इनका सम, यानी आपको चाहिए A1 प्लस B2 प्लस C3। चलो आ जाओ यहाँ पे। तो फर्स्ट इक्वेशन इज M की वैल्यू पुट करते हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, इनटू में है माइनस 0 1 0 इक्वल टू -1 2 and 3। सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे, तो ये B1 इनका मल्टीप्लाई B2 एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई तो B3, यानी ये वाली कॉलम ही 1 के साथ मल्टीप्लाई हो पाई भाई। सो B2 की वैल्यू आ चुकी है 2, B2 की वैल्यू आ चुकी है 2। अभी A1 एंड C3 चाहिए। चलो आ जाओ सेकंड पे। सेकंड, M is A1 B1 C1, A2 B2 C2 and A3 B3 C3 and matrices इक्वल टू 1 1 -1। यहाँ पे 0, यानी ये कॉलम 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो वी हैव A1 माइनस B1, फिर यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई A2 माइनस B2 एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई A3 माइनस B3 विच विल इक्वल टू 1 1 -1। A1 की वैल्यू चाहिए ना, B1 है -1, सो A1 माइनस ऑफ -1 इक्वल टू 1, ये प्लस A1 0, A1 इक्वल टू 0। नाउ लास्ट में C3, C3 भी मिल जाएगा। नंबर 3, M is A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। This matrix is 1 1 1 which is equal to 0 0 12। चलो आपको C3 की वैल्यू चाहिए ना, C3 यहाँ पे मिलेगा A3 प्लस B3 प्लस C3 विच इज इक्वल टू 12, वो लास्ट मेंबर होगा A3 प्लस B3, A3 माइनस B3 है -1 के बराबर, B3 है 3 के बराबर, देयरफॉर A3 -3 इक्वल टू -1 2, B3 3, so C3 will be 7। सो तीनों का सम मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो 9। सो अभी आंसर आ चुका है ए। जोरदार, इजी, बहुत इजी। F and G are given the number of point where f of g of x is discontinuous। चलो भाई, f of g of x को फाइंड कर दो। f के अंदर पुट करो g को 1 बाई x। f of x की फॉर्मूला, f of x की डेफिनेशन में रिप्लेस x बाई g, so this will be g of x square minus 4g of x plus 3
and the value of g is this 1 by x minus 2 whole square minus 4 into 1 by x minus 2 plus a 3. Clearly, this function is not defined at point x equal to 2. So, first point x equal to 2. This is the first point of discontinuity. 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे 0 रहे. नाउ सिंप्लीफाई. न्यूमरेटर बन जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर 1 स्क्वायर इज 1. यहाँ पे 4 इंटू एक्स माइनस 2 और लास्ट 3 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर. न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने दो, हमें न्यूमरेटर से कुछ देखना ही नहीं है. डिनोमिनेटर में ही सारी चीज़ें डिसकंटिन्यूटी की होती है. 1 माइनस 4x प्लस 8 एक्सपांसन 3x स्क्वायर. अरे क्या होगा, माइनस 12x प्लस 12. सो दिस x माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 21. फैक्टराइज करो भाई. 21 इंटू 3 63. 63 के फैक्टर्स सम होना चाहिए 16. 63 9 7 सर. हाँ आ गया. थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 16x को स्प्लिट करो माइनस 9x माइनस 7x एंड प्लस 21. x माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ से 3x कॉमन, यहाँ से माइनस 7 कॉमन, दोनों के कॉमन ब्रैकेट, और यहाँ पे बचेगा x माइनस 3 एंड यहाँ पे भी ओके. सो यहाँ पे डिनोमिनेटर x की कौन सी वैल्यू पे 0 हो रहा है, 3 पे, यानी 3 नहीं होना चाहिए x, एंड 7/3 पे. सो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ये पॉइंट्स ही नहीं है फंक्शन में, मतलब उन पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है. देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और इन दोनों पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन. इंटीग्रल टर्म्स, इंटीग्रल इंटीजर टर्म्स होनी चाहिए. तो चलो भाई, √3 कैन बी रिटन एज 3^1/2 एंड 8th root of 5 can be written as 5^1/8 whole raised to 256. Now we will find the general term. R plus 1th term equal to 256CR 3^1/2 raised to 256 minus R 5^1/8 raised to R. 256 CR simplify. So here 3^256 minus R by 2 into 5^R/8. ओके, ध्यान से अभी इंटीग्रल टर्म्स चाहिए आपको, इंटीग्रल टर्म्स. तो यानी ये जो 5 एंड 3, ये 3 का जो पावर है वो, एंड ये जो 5 का जो पावर है, ये पावर इंटीजर, पावर की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, वो भी पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव. R/8 पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. हाँ 0 भी हो जाएगा तो दिक्कत नहीं है, यानी हमें बोलना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर. और ये तो देखो डिनोमिनेटर में बड़ा डिनोमिनेटर है 8, R/8. सो R/8 शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर. सो R विल बी, R होना चाहिए 0. 8 का मल्टीपल भाई, 8 16 24, कहाँ तक जाओगे. यस, हाईएस्ट पावर 256 है ना, तो 256. यस, आर की मैक्सिमम वैल्यू 256 है.
आर 0 से स्टार्ट होगा एंड 256 पे खत्म। हाँ यस, एंड 256 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8। एंड साथ में ये भी सोचना है कि आर की इन सभी वैल्यूज के लिए क्या ये जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा क्या? यस ऑब्वियसली, है ना? यस, क्लियरली विजिबल है, सारे इवन है यहाँ पे, आर सारे इवन है, इवन माइनस इवन विल बी इवन एंड एनी इवन नंबर डिविजिबल बाई 2। यहाँ पे नेगेटिव का भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। चलो, तो ये जितनी भी आर की वैल्यूज है वो यहाँ पे पुट करोगे, आंसर इंटीजर आएगा, आंसर में कोई आपको इंटीजर मिलेगा। चलो, तो ये कितनी वैल्यूज है? अगर आप बात करो, शुरुआत करो 8 से काउंट करने की, 8 से काउंट करो 1 2 3, तो 256 कब? आप बोलोगे कि सर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। देखो, थोड़ा डिफरेंस सोचो, बात को समझो। 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24, यानी 256 8 का कौन से नंबर का मल्टीपल है? 256 को 8 से करो डिवाइड, 32, यानी 256 वो 8 का 32वां मल्टीपल है। लेकिन हमें बात करनी है 0 से, तो 8 से लेकर 256 तक यानी 32 टर्म्स एंड 0 को मिला के 33 टर्म्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 78 A, B and C are three distinct real numbers in GP. A plus B plus C equal to XB, then which one is correct? यहाँ पे X की रेंज की बात हो रही है, X कहाँ से कहाँ तक? A, B, C are in GP, so we can write B square equal to AC, and also we can write A equal to A, B equal to A into R, C equal to A into R square. अभी given expression A plus B plus C, which is equal to X into B, A equal to A, B equal to AR and C equal to AR square and B equal to AR, इन सभी का इस्तेमाल कर रहे हैं। A कट हो जाएगा, A नॉन जीरो, यस जीपी में जीरो होता ही नहीं है ऑब्वियसली ए नॉन जीरो है। 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू आर एक्स, एक्स को सब्जेक्ट बना दो, आर को जाने दो डिनोमिनेटर में, आर नॉन जीरो होना चाहिए ऑब्वियसली, कॉमन रेशियो नॉन जीरो ही होता है। आर को जाने दो डिनोमिनेटर में 1/r प्लस आर प्लस 1, दिस इज एक्स, इसकी रेंज, एक्स का इंटरवल कुछ पता है इसके बारे में? 1/r प्लस आर के बारे में, 1/r प्लस आर की वैल्यू वो ग्रेटर और इक्वल टू 2 हो सकती है, या तो फिर लेस और इक्वल टू -2। आर इक्वल टू 1 पे ये हो जाएगा 2, आर इक्वल टू -1 पे -2, लेकिन आर की वैल्यू 1 आप नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि ए बी सी यहाँ पे डिस्टिंक्ट है। अगर आर की वैल्यू 1 पुट करोगे तो तीनों टर्म्स इक्वल हो जाएंगे, सो क्लियरली ए बी सी डिस्टिंक्ट का मतलब r is not equal to 1 and r not equal to also -1, -1 पे a and c इक्वल हो जाएंगे, तीनों डिस्टिंक्ट है। सो दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2, दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन -2, यहाँ पे 1 ऐड करो दोनों साइड, सो दिस इज 3, 1 प्लस 1/r प्लस r प्लस 1 लेस देन -1, सो x is greater than 3 और x is less than -1, a clear। Next, 79th, f of x is given the comment on the type of discontinuity at x equal to 1, x equal to 1 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, चेक करो। LHL is 1 and RHL is also 1 square is 1। अरे भाई, LHL equal to RHL, but what is the value of f of 1? f of 1 की तो वैल्यू गिवन ही नहीं है, मतलब फंक्शन 1 पे डिफाइंड नहीं है, इसीलिए वो डिसकंटिन्यूअस है। 1 पे अगर डिफाइंड होता एंड f ऑफ 1 इक्वल टू 1 के बराबर होता तो फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल टू 1 कंटिन्यूअस हो जाता, यानी पॉइंट मिसिंग है।
तो ये है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अगर 1 वाला पॉइंट होता और एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 होता तो कंटिन्यूस हो जाता, पॉइंट नहीं है, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n इन दिस एक्सपांशन। चलो 1/1 माइनस एक्स इंटू 1/3 माइनस एक्स, एक्सपांशन भाई एक्सपांशन। तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स इनवर्स 3 माइनस एक्स इनवर्स। इनवर्स का एक्सपांशन, ओके यहाँ पे दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 1 होना चाहिए। 3 को कॉमन निकालो, 3 कॉमन निकलेगा तो उसे इनवर्स देना होगा। तो यहाँ पे लिखना होगा 1 माइनस एक्स बाई 3 इनवर्स। इनवर्स का एक्सपांशन याद है क्या, ये 1/3। 1 माइनस एक्स इनवर्स का एक्सपांशन किया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे चलते जाओ, एक्स रेज टू एन आएगा, उसके आगे एक्स रेज टू एन माइनस 1, उसके बाद एक्स रेज टू एन प्लस 1, चलता जाएगा। इसका एक्सपांशन, एक्स को रिप्लेस करो एक्स बाई 3 से, सो 1 प्लस एक्स बाई 3 प्लस एक्स बाई 3 का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बाई 9। लास्ट में एक्स बाई 3 का nth पावर, उसके आगे की टर्म एक्स रेज टू एन माइनस 1 बाई 3 रेज टू एन माइनस 1 एंड अप टू सो ऑन। आपको यहाँ पे जनरली बात की गई है एक्स रेज टू एन का कोएफिशिएंट, यानी दोनों के एक्सपेंशन में कहीं ना कहीं एक्स रेज टू एन होगा, तो उसका कोएफिशिएंट दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद, चलो भाई दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स रेज टू एन वाले टर्म्स कलेक्ट करो। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू एन वाली टर्म्स को कलेक्ट करो। बात को समझना, ठीक है, यहाँ तक की बात करो, आगे मत जाना। और यहाँ पे मतलब आपको करना है दोनों को मल्टीप्लाई, 1 को करना होगा इसके साथ एक्स रेज टू एन वाले के साथ, उसके बाद एक्स रेज टू 1 को ये एक्स रेज टू माइनस एन माइनस 1 वाली टर्म्स के साथ। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो सारी एक्स रेज टू एन के कोएफिशिएंट आपको सारे मिलने वाले हैं। 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 रेज टू एन, और इंटू 1/3 भी है, उभर है जो 1 मिनट, 1/3 इंटू ये 1/3 तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1/3 रेज टू एन। अभी ये 1 को यहाँ पे करो तो 1/3 रेज टू एन माइनस 1। आगे चलते जाओ चलते जाओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 1, इन दोनों का 1/3, यानी 1/3 स्क्वायर 1/3 1/3 रेज टू 0। चलो सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई, ध्यान से देखो ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है भाई। यस, कितने टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म, ये 3/0 है ना, 3/1। एक काम करो, यहाँ यहाँ से यहाँ तक ये 3/1 3/2 एंड ये 3/n, तो इतने n टर्म्स है और उसमें 1 भी आ गया, तो ये है टोटल n+1 टर्म, ये n+1 टर्म्स है। सो 1/3 जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की सम की फॉर्मूला a इंटू आर रेज टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। फर्स्ट टर्म इज 1/3 रेज टू एन इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, इन दोनों का डिफरेंस ले लो 1/3, चेक कर लो है ना। 1/3 की पावर में n, ये n का मतलब कितने टर्म्स है, तो यहाँ पे टर्म्स n+1 है। आर रेज टू एन माइनस 1, आप ये मत बोला सर यहाँ पे n क्यों नहीं लिखा, अरे भाई टर्म्स टोटल n+1 है। आर रेज टू टोटल टर्म्स -1 अपॉन आर माइनस 1। 1 रेज टू एनी पावर 1, ये 3 रेज टू n+1 -1, ये हो जाएगा -2/3, ये 3 कट
माइनस, ये माइनस को ब्रैकेट में जाने दो, तो ये 1/2, 1/2 और ये 3 रेज़ टू n, 1/3 माइनस की साइन ब्रैकेट में डालो, 1 माइनस 1/3 और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, तो 1/2 इंटू 1/3 3 n+1 -1 अब इंटू 3 कितना है n+1। आंसर आ गया क्या? डिनोमिनेटर में 3n+2 आ रहा है। हो गई कहीं पे गड़बड़, क्या गड़बड़? ओके, कॉमन डिफरेंस तो ठीक है ना। एक काम करो ना, हम क्यों ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म 1 को मान लो, तो वो चीज़ थोड़ा इजी हो जाएगा। 1 को फर्स्ट टर्म मान लो, कहीं पे गड़बड़ हुई होगी, ये भी करेक्ट ही था लेकिन कहीं पे गड़बड़ हुई होगी। कैलकुलेशन इजी करने के लिए फर्स्ट टर्म 1 को मान लो, ये 1 हमारा फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस तो हो जाएगा कितना, कॉमन डिफरेंस में ही मैंने गलती की थी, आगे जो सम किया था ना, कॉमन डिफरेंस तब 3, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1/3 होगा, एंड 1/3 की पावर में n+1, अभी गड़बड़ मिल चुकी। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाओगे। कैलकुलेशन मिस्टेक है मेरे, आपसे नहीं होनी चाहिए। तो ये 1 -1/3 -1 अपन में -2/3, 3 को कट, ये 2 को बाहर निकालो, 1 -3n+1/3n+1, माइनस की साइन न्यूमरेटर में जाने दो, तो आंसर आ जाएगा आपका। आई होप कि आप समझ जाओगे, दिस इज द आंसर। चलो भाई, कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, मतलब अगर कैलकुलेशन में ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन 81, द सिक्स टर्म ऑफ एन एपी इज 2, डी इज द कॉमन, डी इज द वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस, यानी डी कॉमन डिफरेंस है, दैट मेक्स द वैल्यू ऑफ a1 a4 a6 द मिनिमम, देन द वैल्यू ऑफ 10d इज। चलो शुरुआत पे आ जाओ, सिक्स टर्म ऑफ AP is 2, A6 is 2, therefore we can write A plus 5D equal to 2। अभी बस आ जाओ यहाँ पे, A4 A1 A4 A6 मिनिमम होना चाहिए, तो D की वैल्यू क्या, A1 is first term A, A4 is A plus 3D, A6 is given 2, so we can write 2A into A plus 3D। D की वैल्यू चाहिए, D की वैल्यू, so remove A इक्वल टू 2 - 5D, 2 - 5D, यहाँ पे A की वैल्यू, यहाँ पे 2 - 5D पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 - 2D, 2 को कॉमन निकालो, 2 2 जार 4, यहाँ पे 2 कॉमन, और एक काम करो, दोनों में से माइनस को कॉमन निकाल लो, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5D - 2, ये D - 1, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 5D² -5D - 2D हो जाएगा -7D, एंड लास्ट में +2। अभी ये जो वैल्यू है ना वो मिनिमम होनी चाहिए, तो D कितना, D मिनिमम कितना होना चाहिए, सो दिस इज अवर फंक्शन f ऑफ D। फंक्शन f की वैल्यू मिनिमम आपको बनानी है, यहाँ पे कंसेप्ट है AOD, AOD का कंसेप्ट अप्लाई करना होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। फंक्शन को पहले करना होगा डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा 10D, इसका डिफरेंशिएशन 7,
उसके बाद एफ डेस क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए एफ डेस ऑफ डी इक्वल टू 0 मान लो। डी की कौन सी वैल्यू पे एफ डेस ऑफ डी 0 हो जाएगा? 7/10। अगर डी 7/10 है तो एफ डेस ऑफ डी 0 हो जाएगा। तो दिस इज क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू पे फंक्शन आइदर मैक्सिमम और मिनिमम होता है। सो डी इक्वल टू 7/10। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट एफ डबल डैश ऑफ डी। एफ डैश ऑफ डी का डेरिवेटिव 4 कांस्टेंट 10 इंटू डी का डेरिवेटिव 10 यानी ये 40। डी की वैल्यू 7/10 यहाँ पे पुट करो तो भी ये 40 विच इज ग्रेटर देन 0 यानी एफ इज मिनिमम एट डी इक्वल टू 7/10। सेकेंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो एफ मिनिमम है। सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव एफ मैक्सिमम। ये सारी चीजें एओडी के कंसेप्ट है। आपको डी की वैल्यू चाहिए थी 7/10 तो 10d इक्वल टू 7। दिस इज योर आंसर। आंसर इज 7। आई होप कि आप समझ जाओगे। एंड अगर आपको एओडी के कंसेप्ट नहीं पता तो ये फंक्शन एफ है वो कहाँ पे मिनिमम हो सकता है? उसका ग्राफ पैराबोला ऊपर की साइड या नीचे की साइड? डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव यानी ऊपर की साइड। तो मतलब जो पॉइंट है ना उससे कौन सा पॉइंट करते हैं आप? इनिशियल पॉइंट। वो डी की कौन सी वैल्यू पे होता है? -b/2 है ना? -b/2 है तो आपको मिल जाएगा। डी की वैल्यू अगर -b/2 है तो आपको पैराबोला का इनिशियल पॉइंट मिलेगा यानी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे है वो वैल्यू मिलेगी। तो ये है सेकंड कंसेप्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 82। a1 है 45 a2 41। दिस एक्सप्रेशन इज गिवन फॉर ऑल k ग्रेटर और इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ दिस लेट अस फाइंड। Here A1 is 45, A2 is 41, AK equal to twice AK minus 1 minus AK minus 2 where K is greater or equal to 3. A1, A2, A3, A12 तक जाना है। A12 तक यहाँ पे तो A1 एंड A2 ही है तो A3 फाइंड कर पाओगे ना? K की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2A2 माइनस A1। A2 41, 41 का डबल 82, A1 45 तो ये सब्ट्रैक्शन कितना? 7 37। उसके बाद A4 ट्वाइस A3 माइनस A2, A3 का डबल 37 का डबल 74 माइनस सेकेंड टर्म A2 41। देखो अभी 12 तक तो कहाँ जाना? तो देखो ध्यान से देखो 41 45 41 37 33 यार चार चार कम हो रहे हैं यानी ये तो जनरली हो गया है ना? यहाँ पे जो एपी बन रही यहाँ पे एपी बनेगी। फर्स्ट टर्म होगा 45, सेकेंड टर्म 41, 37 33 कहाँ तक? 12th टर्म तक वो जो भी हो A12 एपी बनी भाई। एपी का कॉमन डिफरेंस ए इक्वल टू 45 एंड डी इक्वल टू -4। चलो इसकी वैल्यू अब क्या करोगे? आपको ये तो पता चल गया कि गिवन प्रोग्रेशन इज एपी। अब क्या? चलो जो एक्सप्रेशन आपको फाइंड करना है ना उसे सिंप्लीफाई करना होगा। लेकिन क्या क्या सिंप्लीफाई करोगे? क्या करोगे आप? तो देखो पेयर बनाते एंड फैक्टर लिखते 1/12। A1 square minus A2 square will be A1 minus A2, A1 plus A2. A3 square minus A4 square, A3 minus A4, A3 plus A4 up to
A11 माइनस A12, A11 प्लस A12। अभी बात को समझिएगा आप। A1 माइनस A2, डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। A2 माइनस A1 होता है D, A1 माइनस A2 माइनस D, ये हमारे लिए है माइनस D। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो माइनस D, अप टू लास्ट में दिस इज ऑल्सो माइनस D। माइनस D को कॉमन निकालो बाई 12, ब्रैकेट में A1 प्लस A2, देखो ध्यान से A1 प्लस A2, आगे यहाँ पे ब्रैकेट में A3 प्लस A4, कहाँ तक A1 A11 प्लस A12, D कितना था -4। चलो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट 12 टर्म्स का सम, ये है S12 माइनस माइनस प्लस, S12 की फॉर्मूला n/2 यानी 12/2, ब्रैकेट ट्वाइस ए फर्स्ट टर्म का डबल, ब्रैकेट n-1, 12 - 1 यानी 11 एंड कॉमन डिफरेंस D -4। तो ये हो जाएगा 2, ये 90 -44 एंड 92 is the answer, 92। okay, next question 83, the sum of the binomial coefficient in the expansion of this lies between 200 and 400 and the term independent of x equal to 448, then the value of a। देखो सबसे पहली बात, क्वेश्चन में थी मिस्टेक, ए एक्स रेज टू -5/4, आपके क्वेश्चन पेपर में था पावर -5/4, लेकिन द करेक्शन इज पावर +5/4। ठीक है, ओके। सो टेंशन मत लीजिए, होती है मिस्टेक, हो जाती है भाई। चलो अभी क्या, अभी देखना यहाँ पे फर्स्ट, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ दिस एक्सपांशन लाइज बिटवीन 200 एंड 400। अभी ये जो एक्सप्रेशन है ना, उसके बाइनोमियल कोएफिशिएंट के सम कितना होता है, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट वो 2n के बराबर होता है, ये आपने सीखा है। सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2n के बराबर होता है, क्योंकि इसके बाइनोमियल कोएफिशिएंट है NC0, NC1, NC2, NCn तक, सबका सम 2n के बराबर, और ये वैल्यू 200 से 400 के बीच में है। तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, देखना, 2 1 2, 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब 8, 2 4 16, 2 5 32, 2 6 64, 2 7 128, 2 8 256 एंड 2 9 512, यानी क्लियरली 256 वो 200 एंड 400 के बीच में है ना। तो n की वैल्यू ऑब्वियसली n 8 ही होना चाहिए, 2 8, 2 8 ही 200 से 400 के बीच में लाई करेगा। अभी क्या है आगे, आगे द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इक्वल टू 448, मतलब कांस्टेंट टर्म है 448, कांस्टेंट टर्म। तो चलो भाई कांस्टेंट टर्म फाइंड करो। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा x⁻³ प्लस ax⁻+5/4, रेज टू n है ना वो 8 है, जनरल टर्म tr+1 इक्वल टू 8cr, x⁻³ की पावर 8 माइनस r, ax⁻5/4 की पावर r। ठीक है, सिंप्लीफाई 8cr, ये a वाली टर्म को साइड पे ले आओ, a⁻r, x की पावर -24 माइनस माइनस प्लस 3r अपॉन 4।
x की पावर 5r/4, देयरफॉर x रेज टू ए कितना हो जाएगा 8r minus 24/4. So this will be x raised to 2r minus 6. Constant term, 4 constant term. Constant term की बात हो रही है. So x की power 0, 2r minus 6 will be 0, therefore r equal to 3. You have to find the value of a if constant term is 448. Constant term is 448. कांस्टेंट टर्म के लिए r की वैल्यू 3, यहाँ पे 3 पुट करो तो 8c3 इंटू 2 raised to 3 इक्वल टू 448. 8c3 876 बाई 3 2 2 क्यूब 2 इंटू 2 स्क्वायर 2 को कट 3 2 6. अरे भाई ए कहाँ पे गया, अरे मैंने 2 क्यूब लिख दिया यार. एक क्यूब था, देखो ये 3 2 6 6 से कट गया. सो एक क्यूब इक्वल टू 448 अपॉन 8/7. कट कट करो. एक क्यूब इक्वल टू 8, 8 यानी 2 क्यूब. सो ए इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 2. ओके नेक्स्ट. The mean of two samples of sizes 200 and 300 were found to be 25 and 10 respectively. ओके मीन की बात हो रही है. दो ऑब्जर्वेशंस, मतलब दो पेयर है ऑब्जर्वेशंस की. फर्स्ट में 200 ऑब्जर्वेशन है जिसका मीन है 25, सेकेंड 300 ऑब्जर्वेशंस का मीन है 10. देयर स्टैंडर्ड डेविएशंस वर 3 and 4. देन द वेरिएंस ऑफ कंबाइंड सैंपल ऑफ साइज 500, टोटल 500 कंबाइन किया, इज m/5 वेर m इज, m की वैल्यू फाइंड करनी है. देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में आपके सामने लेके आया हूँ. यहाँ पे कुछ नहीं, बस फॉर्मूलाज पुट करनी है. सबसे पहले ये जो 200 ऑब्जर्वेशन एंड 300 ऑब्जर्वेशन का मीन है 25 एंड 10, तो कंबाइंड मीन कितना 500 ऑब्जर्वेशन का, उसकी ये फॉर्मूला. कंबाइंड मीन एक्स बार की ये फॉर्मूला, सारी वैल्यू पुट की. n1 200 के बराबर, n2 300 के, x1 बार 25 एंड x2 बार 10, तो आंसर आएगा 16. कंबाइंड मीन 16. अभी d1 इक्वल टू x1 बार माइनस x बार, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को आपको नाम देना है d1 जो 9. x बार में से x2 बार को सब्ट्रैक्ट करो, वो आपके लिए d2 है जो है -6. और सिग्मा स्क्वायर की बात हो रही है. यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर 500 गिवन है. कंबाइंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ये फॉर्मूला n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बाई n1/n2. पुट करो सारी वैल्यूज को, तो ये इतने के बराबर. अभी देखो ये अभी यहाँ से ध्यान दो. सिग्मा स्क्वायर है 33600 बाई 500, 0 कट हो जाएंगे. सिग्मा स्क्वायर इज m/5, आपको m की वैल्यू चाहिए, 5 कट, सो m इज 336. दिस इज आंसर. ओके क्लियर है, समझ जाना भाई. फॉर्मूलाज पुट किए है सभी जगह पे एंड लास्ट में ये सिंप्लीफिकेशन है. Question 85. Which term is of the least positive value if first two terms of AP is this? This is first term A1 and this is second term A2, and you have to find the term which is least positive, which have least positive value. यानी वो टर्म जो पॉजिटिव है लेकिन पॉजिटिव में लिस्ट सबसे छोटा है, वो कौन सा टर्म है भाई, वो कौन से वाला टर्म है. सो क्लियरली
ये लोग आपसे कहना चाहते हैं कि ए एन, मान लो nth टर्म है ग्रेटर देन 0, ए एन इज द फर्स्ट टर्म विच इज पॉजिटिव। यहाँ पे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, सॉरी नहीं, डिक्रीज ही हो रही है, यस। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होते होते वो नेगेटिव में जाएगी, और नेगेटिव में जाने से पहले आपको वो वाला टर्म मिलेगा जो फर्स्ट में पॉजिटिव है। चलिए भाई, ए एन इज ग्रेटर देन 0, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए इज 12/13, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, डी की वैल्यू है भाई 2/5। सिंप्लीफाई करते हैं, 60, 22 इंटू 23 इंटू 2 46, ब्रैकेट ओपन, 46 एन माइनस 46 बाई 23 इंटू 5 विच इज ग्रेटर देन 0। डिनोमिनेटर को जाओ, जाने दो 0 के पास, 46 एन प्लस 60 माइनस 46, एक मिनट दो। अरे यार, ये तो सेकंड टर्म था, मैंने डी की वैल्यू 2/5 रख दी। डी इक्वल टू 2/5 माइनस 12/23। सो डी इक्वल टू माइनस, ये है डी की वैल्यू तो 12/13 प्लस माइनस माइनस 14 से मल्टीप्लाई अपन में 115। चलो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 115 ही होने वाला है। 23 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 115, यानी ऊपर 60 माइनस 14 एंड प्लस 14 विच इज ग्रेटर देन 0। 60 प्लस 14 74 greater than 14 n, therefore 74 by 14 is greater than n, therefore n is less than 2 से डिवाइड करो, 37/7 which is nearly equal to 5 point something है ना, यानी n की वैल्यू 5.2 से छोटी है, therefore n इक्वल टू 5 4 3 2 and 1, जीरो तो नहीं हो सकता, यानी फर्स्ट 5 टर्म पॉजिटिव है, उसके बाद नेगेटिव स्टार्ट होने लगेंगे। अभी देखो, एपी डिक्रीज हो रही है, यानी फर्स्ट टर्म सबसे बड़ा है, उसके बाद सेकंड टर्म उससे छोटा, थर्ड टर्म उससे छोटा, उसके बाद फिफ्थ टर्म पे आओ, वो सबसे छोटा पॉजिटिव, एंड जैसे ही सिक्स टर्म पे जाओगे ना, नेगेटिव नंबर की बारिश शुरू, यानी फिफ्थ टर्म इज द लिस्ट पॉजिटिव टर्म, फिफ्थ टर्म इज द लिस्ट पॉजिटिव टर्म। नेक्स्ट, फॉर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर, ये क्या है, ये वाई क्यों लिखा है? आप बोलोगे कि सर ऐसी चीजें हमें कंफ्यूज कर देती है। द रेंज ऑफ एफ इज क्लोज्ड इंटरवल 0 कॉमा ए इंटू ई रेज टू बी, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स का एक इंटरवल है ओपन 0 टू क्लोज 1, जो इंटरवल आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं था, जो होना चाहिए था। आप बोलोगे कि अरे सर तो दिया क्यों नहीं था, गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन में, ठीक है। दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन, द परफेक्ट क्वेश्चन, द कंप्लीट क्वेश्चन। यहाँ से y को निकालो और वहाँ पे x का इंटरवल आपको यहाँ पे गिवन होना चाहिए था, कोई बात नहीं। आपको है ना f की रेंज फाइंड करनी है, और उसके बाद रेंज को कंपेयर करके a एंड b फाइंड करना है। आप इसकी रेंज कैसे फाइंड करोगे?
रेंज के लिए आपको चाहिए फंक्शन एफ की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। आपको फाइंड करनी है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, और उसके लिए आपको कंसेप्ट अप्लाई करना होगा, AOD, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। फर्स्ट डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 log x स्क्वायर कांस्टेंट, x कांस्टेंट log x स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस log x into 1 upon x, x cut, therefore f dash of x equal to log x square plus twice log x. Now you have to find the critical values, f dash of x equal to 0, therefore log x square plus twice log x equal to 0, log x will be common, log x plus 2 equal to 0, therefore log x equal to 0 or log x इक्वल टू -2, therefore x इक्वल टू log 1 0 होता है भाई। एंड यहाँ पे log को निकालोगे तो यहाँ पे जो बेस है वो सामने जाएगा और सामने वाला उसके पावर में जाएगा। अभी 1 एंड x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू e⁻²। किसी एक नंबर पे फंक्शन मिनिमम है, किसी एक नंबर पे फंक्शन मैक्सिमम है। यहाँ पे 1 को भी कंसीडर करना है। चलिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, f डबल डैश ऑफ x ट्वाइस log x, इसका डेरिवेटिव ट्वाइस log x अपॉन x, ट्वाइस log x का डेरिवेटिव 2/x। 1 को पुट करो, f डबल डैश ऑफ 1 विल बी log 1 0, ये 0, 2/1 इज 2 विच इज ग्रेटर देन 0। f डबल डैश में e⁻² पुट करने वाले, ट्वाइस log ऑफ e⁻² विल बी -2 अपॉन x की वैल्यू e⁻²। अब 2, ये -4 यहाँ पे +2, यानी हो जाएगा -2/e⁻² विच इज नेगेटिव। यानी एट पॉइंट x इक्वल टू 1 f इज सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, देन f इज मिनिमम, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव, देन f इज मैक्सिमम। f of 1, okay, so what will be the value of f of 1? 0. And what will be the value of f of e⁻²? x की वैल्यू e⁻², log of e⁻² will be -2 and उसका स्क्वायर 4। this value is minimum, this value is maximum, so range of f is equal to 0 to 4e⁻²। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे इस इंटरवल का क्या काम क्या था? बाय डिफॉल्ट लॉग का डोमेन है पॉजिटिव नंबर्स 0 टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी तक जाओगे तो ये फंक्शन भी इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी रेंज 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। कंपेयर करोगे तो a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू -2, देयरफॉर a प्लस b इक्वल टू 2, दिस इज द आंसर। इसीलिए ये रेंज गिवन होनी जरूरी थी, मतलब x का इंटरवल ये होना जरूरी है। ग्राफ ड्रॉ करोगे, अगर आप गूगल से इस फंक्शन का ग्राफ पूछोगे ना, तब आपको समझ आ जाएगा कि पूरे डोमेन पे फंक्शन इन्फिनिटी तक जाएगा। क्वेश्चन 87, अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, देयर आर 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स। दिस सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट 0, क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन है ना, कोएफिशिएंट a11 1b1 112, you have to find the value of a plus b, expand this determinant, a into 2b minus 1 minus 1 into 2 minus 1 plus 1 into 1 minus b equal to 0, open the bracket,
माइनस ए माइनस बी को सामने जाने दो, ए प्लस बी इक्वल टू 2ab। आपको चाहिए आंसर में कोई इंटीजर, ए प्लस बी इक्वल टू कोई इंटीजर चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ पे आपको ए प्लस बी की कोई इंटीजर वैल्यू मिलने ही नहीं वाली। अभी यहाँ पे कह रखा है कि ए एंड बी नॉट इक्वल टू 1। अगर दोनों को वैल्यू 1 होती तो दोनों इक्वेशन एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो आपको आंसर में मिलेगा 2 जो यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद 0 पे ए एंड बी दोनों को 0 ले लो तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाएगी, तब ए प्लस बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखो इन लोगों ने जो सिंपल सॉल्यूशन दिया है इसमें भी मिस्टेक है। इन्होंने क्या किया, 1 में से 3 को 1 एंड 3 पे से कुछ ऐसा कुछ लेके आए हैं, सब्ट्रैक्ट किया है शायद। उसके बाद 2 एंड 3 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है। अभी इन्होंने गड़बड़ कहाँ पे की है, इन्होंने 1/1 माइनस से, पता नहीं यहाँ पे मतलब कुछ गड़बड़ है, मतलब ये क्वेश्चन ही पूरा गड़बड़ वाला है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा, चीज़ों में ही गड़बड़ी है। कुछ तो गिवन होना चाहिए था ए एंड बी के रिलेटेड, तो सॉल्व हो जाता है यहाँ पे। सो देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, अरे बहुत इजी है, ये कॉस इनवर्स है ना, इसे अल्फा मान लो, एंड साइन इनवर्स वाले को बीटा मान लो। सो वी कैन राइट cos alpha equal to 4/5 है ना, and here sin beta equal to 4/5। so given expression is cos 3 और ये हमारे लिए है अल्फा प्लस sin 3, ये हमारे लिए बीटा। cos 3 अल्फा की फॉर्मूला 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा, sin 3 अल्फा की फॉर्मूला 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा। Substitute all the values. Cos alpha is 4/5. Cos alpha is 4/5। यहाँ पे बीटा आएगा, क्या आएगा भाई, बीटा। Sin बीटा is 4/5 minus 4 sin cube beta is also 4/5 and its cube all cut। So the solution is 0। एकदम इजी क्वेश्चन, ये तो आपने अटेंड किया ही होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 89। If the function is differentiable for some alpha comma beta belongs to 0 to 4, then what is the value of lambda for this expression? देखना, a square minus b square, a minus b, a plus b, समझना। You have to find the value of lambda। Given function is differentiable, therefore we can say it is also continuous। Differentiable function is always continuous, so we can apply LMVT on given function f। LMVT, Lagrange's mean value theorem। Okay, f is continuous and differentiable in interval 0 to 4। So by LMVT on function f, we can write there exists some alpha belongs to this interval 0 to 4। अल्फा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा दे रखा है, f by LMVT we can write f dash of alpha equal to f of 4 minus f of 0 upon 4 minus 0। Therefore f of 4 minus f of 0 is equal to 4 times f dash of alpha। ठीक है, इसकी वैल्यू आ चुकी है। सर यहाँ पे अल्फा ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे अल्फा की बात हो रही है, अब बीटा की बात करने वाले हैं। अभी इन दोनों का कनेक्शन क्या, यहाँ पे दो फंक्शन का प्लस हो रहा है एंड प्लस की बात होती है तब बात होगी इंटरमीडिएट वैल्यू थियरम, IMVT, बाय IMVT।
ऑन एफ, इंटरवल है दिस 0 to 4. So f of 0 plus f of 4 by 2 equal to some function value at beta, where beta belongs to 0 to 4. 0 से 4 के बीच में कोई डोमेन में वैल्यू होगी जहाँ पे f of बीटा इसके बराबर होगा। ये चीज़ आपने सीखी है। So f of 0 plus f of 4 equal to twice f of beta by intermediate value theorem. So here ये किसके बराबर, 4f डैश ऑफ अल्फा के, ये है किसके बराबर, ट्वाइस एफ ऑफ बीटा के, इक्वल टू ए लैम्ब्डा एफ डैश ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा। दोनों साइड कंपेयर करोगे तो लैम्ब्डा इक्वल टू 8, द वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा इज 8। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 90, 1 hour and 36 minute हो चुकी अभी और 2-3 मिनट और। चलिए, दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। इंटीजर पार्ट फंक्शन की बात हो रही। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लिमिट? ओके, दिस वैल्यू इज माइनस के, देन के इज व्हाट? LHL एंड RHL की बातें करनी होगी, है ना, क्योंकि इंटीजर पार्ट फंक्शन है। पहले हम बात करने वाले हैं LHL, लिमिट x टेंड्स टू 1 लेफ्ट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 1 माइनस एक्स। यहाँ पे 1 पुट कर दो। x टेंड्स टू 1 लेफ्ट मतलब x 1 से छोटा और 1 से बहुत ही पास, 0.999, नहीं नहीं 1 से छोटा, हाँ बराबर है 0.999। तो मतलब ये वैल्यू x 1 से छोटा है, यानी 1 से छोटे में से 1 को माइनस करोगे तो -0.000 एंड उसका इंटीजर पार्ट होता है -1। यहाँ पे x की वैल्यू 1 से छोटी है और 1 में से 1 से छोटी वैल्यू को माइनस करोगे तो 0.000 का इंटीजर पार्ट 0। So the answer is -1. Now we are going to find RHL, right hand limit of given function. X tends to 1 right, यहाँ पे 1 पुट करो। 1 राइट का मतलब 1.000001। 1 से बड़े नंबर में से 1 को माइनस करोगे तो 0.0000 एंड उसका इंटीजर पार्ट 0। 1 में से 1 से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस में -0.0000 एंड -0.00001 का इंटीजर पार्ट -1। So here also RHL is also -1, therefore LHL equal to RHL equal to -1, therefore required limit equal to -1 which is equal to -k, so k equal to 1 and this solution is over. Okay, so I hope आपको पूरा सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट थे, जो भी क्वेश्चन के आप आंसर नहीं सॉल्व कर पाए, ये वीडियो देखने के बाद आपके डाउट सॉल्व हो चुके होने चाहिए। ठीक है ना? एंड हाँ, कुछ क्वेश्चन में ही मिस्टेक थी तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ चुकी है। सो आई होप कि वो वाले क्वेश्चन में आपको समझ आ चुका होगा कि क्या करेक्शन था एंड ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं पे कोई क्वेश्चन में आंसर नहीं मिल रहे तो आपको क्या करना है, आपको उसे स्किप करना ही होगा। या तो फिर आपकी कोई मिस्टेक है या तो फिर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है। अगर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है तो उसके आपको मार्क्स मिल जाने चाहिए, है ना? ठीक है, तो मिलते हैं अभी फिर कभी नेक्स्ट किसी और सॉल्यूशन में। ठीक है ना? चलिए, बाय।